परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय आ जाओ तो मैं लिखे नहीं है। परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण, अरे तो कोई बात नहीं, कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखिए हेडिंग हम लोग का है कि परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चालक तार है और उसी तार के कारण हमको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हम यहाँ पर एक चालक तार ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम एक चालक तार ले लिए। चालक तार को हम नाम दे देते हैं AB। चालक तार क्या है, AB चालक तार है। और इस चालक तार के कारण हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस चालक तार के कारण। अब इस चालक तार के कारण ध्यान दीजिएगा, इधर पूरा चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, इधर भी चुंबकीय क्षेत्र होगा और चारों ओर ना चुंबकीय क्षेत्र होगा। जैसे हम यह मान लें कि चालक तार में धारा जो I है वो ऊपर की तरफ बह रहा है, तो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए नियम पढ़े थे ना, अंगूठे का नियम। अंगूठा रहेगा धारा की दिशा में और बाकी जो अंगुलियां है वो मोड़ने की दिशा किसको बताएंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। तो यहाँ पर इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र चारों ओर न होगा, ये आपका चालक तार है तो चुंबकीय क्षेत्र चारों ओर होगा। मतलब कि चारों ओर का हमको कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालना है कि इस पूरे तार के कारण कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो इसके लिए हमको इधर एक बिंदु लेना पड़ेगा और हम एक बिंदु P ले लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं एक बिंदु क्या है, P, एक बिंदु P है। जैसे आप इस चालक तार के कारण जब चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे ना, तो कितना दूरी पर निकालना चाहते हैं वो डिस्टेंस पता होना चाहिए ना, कि हम इस तार के कारण 5 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं, चाहे इस तार के कारण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं, तो कितना दूरी पर निकालना चाहते हैं। इसके लिए हम इससे एकदम लंबवत R दूरी पर एक बिंदु P ले रहे हैं। कितना दूरी पर, R दूरी पर, एकदम लंबवत दूरी है, ध्यान देना। इस तार से एकदम लंबवत दूरी, लंबवत मतलब एकदम 90 डिग्री, कितना दूर है, R, ये दूरी कितना है। और इस R दूरी पर हमको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। इससे कितना दूरी पर है, R दूरी पर, ये ध्यान देना। अब ये तिरछा नहीं लेंगे, इस चालक तार के कारण ये पूरा ना चुंबकीय क्षेत्र है। तो मान लीजिए कि अब R दूरी पर निकाल रहे हैं, तो R दूरी पर चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, पूरा चुंबकीय क्षेत्र ना काम कर रहा है। इसीलिए दूरी हम कैसा लेंगे, सीधा सीधा लंबवत लेंगे। लेकिन बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकालना है ना, चाहे R दूरी पर जो बिंदु P है वहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकालना है वो पूरे चालक तार के कारण निकालना है, समझ रहे हैं। तो पूरे चालक तार के कारण निकालना है तो हम क्या करेंगे कि चालक के दोनों सिरों को बिंदु P से मिला देंगे। चालक के दोनों सिरों को किसे मिला देंगे, बिंदु P से। तो चालक के दोनों सिरों को मिलाइए बिंदु P से, दोनों सिरों को मिला दिए कहाँ पर, बिंदु P से। ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले का दूरी कितना है ये हमको पता नहीं है, लेकिन इस नीचे वाले सिरे से स्मॉल r दूरी पर है, ये वाला, ये दूरी हमको पता है कितना है, स्मॉल r है। और नीचे वाला जो खंड है, जो आपका लंबवत दूरी है ना, लंबवत दूरी जब आप लिए हैं, जैसे बिंदु P से जो लंब लिए हैं यहाँ पर चालक तार पर, तो यह इसको दो खंड में बांट दिया है ना। जैसे हमको चालक तार के कारण, ध्यान दीजिएगा, पूरे चालक तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हम बिंदु P की जो दूरी लेंगे ना इस तार से, वो ठीक कैसा लेंगे, लंबवत।
तो इसके लिए हमको यहाँ पर लंब डालना पड़ेगा, तो तभी ना दूरी मिलेगा यह। तो लंबवत दूरी लेंगे, तो जैसे ही लंब इस पर डालेंगे तो हमारा चालक तार कितने खंड में बट गया, 2 खंड में, एक नीचे बट गया और एक ऊपर। ये जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, छोटा बड़ा भी हो सकता है। ये दूरी इस दूरी के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बराबर होगा। फिलहाल हमारे लिए क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ का जो कोण बनेगा ना इधर वाला, इसको हम मान लेते हैं φ1। कितना मान लेते हैं, इधर का कोण कितना मान लेते हैं, φ2। φ1 और φ2 इसका उपयोग हम लोग करेंगे, लास्ट में इसका उपयोग करेंगे। फिलहाल अभी के लिए समझिए कि हम यहाँ का कोण क्या माने हैं, φ1। ये कोण क्या है, φ1, और इधर वाला कोण क्या है, φ2। इतना ठीक है। चित्र को ध्यान समझते जाना है। इस कोण को हम कुछ देर के लिए थीटा मान रहे हैं, इस कोण को क्या मान ले रहे हैं, कुछ देर के लिए थीटा। चाहे तो आप यहाँ न मान के यहाँ भी कोण मान सकते हैं, एक ही साइड मानना पर्याप्त रहेगा, दोनों साइड मानने की विशेष ज़रूरत नहीं है, दोनों साइड मान के उलझने की आवश्यकता नहीं है, एक साइड मान लीजिए कोण। अब देखिएगा, इस B जो आपका AB चालक खंड है, इसमें धारा I ऊपर की तरफ ना है। ये बताइए, इस पूरे चालक खंड के कारण हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो इसके पहले भी हम लोग ऐसा कर चुके हैं कि जब संपूर्ण लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता था, चाहे संपूर्ण के कारण जो भी हमको काम करना होता था, तो पहले उसका एक छोटा खंड लेते थे ना। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, एक छोटा खंड लेंगे यहाँ पर, और वो छोटा खंड हमारा होगा DL। छोटा खंड कितना होगा, और अगर हम DL के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने में सफल हो जाते हैं, तो हम संपूर्ण लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र आराम से निकाल सकते हैं। तो हम इस छोटे से DL खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं। तो DL खंड के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसको निकालने के लिए बायो-सेवर्ट के नियम का उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि बायो-सेवर्ट के नियमानुसार, बायो-सेवर्ट के नियमानुसार, बायो-सेवर्ट के नियमानुसार DL खंड के कारण, DL खंड के कारण बिंदु P पर, ध्यान देना, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, चूंकि छोटा खंड लिए हैं, तो छोटा खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी छोटा ही होगा, तो उसको क्या मान लें, DB मान लें। DB क्या फार्मूला होता है जी, बायो-सेवर्ट के नियमानुसार, याद है, μ0/4π IDL sin θ/r²। दूरी हमारा r है ही, इसको समीकरण कितना बना देते हैं, 1। अब ध्यान देना, हमको संपूर्ण लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, लेकिन ये तो छोटे लंबाई के न कारण है, छोटे खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र है। हमको निकालना है इस पूरे रिज्यू रेखीय जो आपका चालक तार है पूरी लंबाई का, उसके कारण हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो छोटे खंड के कारण ये निकल गया। अब देखिए इसमें क्या क्या कंफर्म नहीं है। हाँ, μ0/4π तो क्लियर है, कांस्टेंट है। I धारा इसमें बह रहा है ना, बाकी चीज़ कंफर्म नहीं है इसमें, क्योंकि लंबाई देखिए DL है, ये लंबाई तो बढ़ेगा, क्योंकि जब संपूर्ण का निकाला जाएगा तो बढ़ेगा। और ये R भी हमारा फिक्स नहीं ना है, R तो इस चालक खंड के एक सिरे से न दूरी है, हो सकता है कि यहाँ से दूरी कुछ अलग हो, यहाँ से दूरी अलग हो, यहाँ से दूरी अलग हो, बात समझ आया। जबकि हमको इस पूरे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो हमको जो आवश्यक दूरी है वो कौन है, हमारे लिए कौन आवश्यक दूरी है, R है, ना कि स्मॉल r। तो हमको R को निकालना पड़ेगा। तो R को निकालने के लिए हम यहाँ पर 3 चीज़ पर ध्यान देंगे। देख लीजिएगा, DL पर हमको DL का मान निकालना पड़ेगा, साइन थीटा का मान निकालना पड़ेगा, और R का मान निकालना पड़ेगा। इन 3 चीज़ों का मान अगर निकाल लेते हैं, लिया कि इसमें रख देते हैं हम लोग का सवाल, ये जो डेरिवेशन है वो हो जाएगा। तो ये छोटे से खंड के कारण ध्यान दीजिएगा चुंबकीय क्षेत्र है। अब एक एक करके हमको इन तीनों का मान निकालना पड़ेगा। हमको R का मान निकालना पड़ेगा, DL का मान निकालना पड़ेगा, और
साइन थीटा का। डीएल तो बढ़ के पूरी लंबाई के बराबर हो जाएगी, AB के बराबर। और थीटा का मान निकालना पड़ेगा क्योंकि थीटा हमारा एक सिरे से न है, जबकि वास्तव में इस चालक खंड के कारण हम कितना दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने वाले हैं, r दूरी के कारण, लेकिन हम निकाल रहे हैं इस छोटे से भाग के कारण। ठीक है, तो एक एक करके निकालते हैं। इसके लिए इसका कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं C। ठीक है, और आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, BCP दिख रहा है, लिखेंगे त्रिभुज BCP में, कोई दिक्कत इसमें? त्रिभुज BCP में, त्रिभुज BCP में ये 3 कोण है। 3 कोण कौन है? थीटा, 90 डिग्री और फाई 1। तो तीनों कोणों का जोड़ कितना? 180। उसमें अकेले 90 है, इसका मतलब है दोनों मिल के 90 होगा। तो हम कह सकते हैं कि थीटा प्लस फाई 1 इक्वल टू 90। क्यों? और थीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस फाई 1, और दोनों तरफ साइन ले लेंगे, तो साइन थीटा बराबर साइन 90 माइनस फाई 1। ठीक है, और साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, माने साइन 90 माइनस फाई 1, ये हो जाएगा कॉस फाई 1। इक्वेशन नंबर 2 ये हमारा निकल गया, साइन थीटा का मान ये निकल गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग लिखेंगे पुनः त्रिभुज BCP में, पुनः त्रिभुज BCP में। चूंकि अब हम जो काम करने जा रहे हैं उसके लिए हमको इस लंबाई की आवश्यकता पड़ेगी BC की, तो BC की लंबाई को हम थोड़ी देर के लिए क्या मान ले रहे हैं? L। तो लिख देते हैं माना BC इक्वल टू L। तो जब माना BC इक्वल टू L, तो फिर से इसमें हम लेंगे cos फाई 1। कितना लेंगे? cos फाई 1। तो cos फाई 1 के लिए लंब का काम करेगा, ये किसका काम करेगा? आधार का। ये कर्ण है, तो cos का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, मतलब कैपिटल R बटे स्मॉल r। तो आप यहाँ से चाहें तो स्मॉल r के बदले में क्या लिख सकते हैं? कैपिटल R बटे cos फाई 1। कोई दिक्कत इसमें? ये समीकरण कितना हो गया? 3। ये हो गया। अब हम निकालना चाहते हैं DL, तो इसके लिए लिखेंगे पुनः, अभी cos फाई 1 लिया है ना, अब लेंगे tan फाई 1। तो tan फाई 1, tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, क्योंकि कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब का काम करता है। तो L बटा R, L बटा, यहाँ से हम L का मान निकालेंगे तो R tan फाई 1, R tan, और हमको मान चाहिए DL का, तो यहाँ पर अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष? तो L के सापेक्ष। तो L के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा DL, L का होता है 1। चढ़ा उसको, कौन चल रहा है? तो tan फाई 1 इक्वल टू L बटा R। इस कोण के लिए ये लंब है, ये क्या है? आधार है। तो फार्मूला होता है लंब बटे आधार, तो tan फाई 1 इक्वल टू लंब बटे आधार, तो वही L बटा क्या हो गया? R। अरे संचित बैठो ना, लंब बटे आधार। फिर R चला इधर, तो R आ गया इधर, तो L बराबर हुआ R tan फाई 1। इसके बाद इनका क्या किया जाएगा? इनका होगा अवकलन, तो L का अवकलन होता है 1, L का अवकलन 1, R तो कांस्टेंट है, और tan का अवकलन, अरे लिखा जाएगा, तुम लोग कहाँ उल्टा आ जाते हैं। L इक्वल टू R tan फाई 1, L के सापेक्ष अवकलन करने पर L के सापेक्ष अवकलन करने पर L का 1 हो जाएगा। R कांस्टेंट है, R दूरी है ना, ये तो बदल नहीं रहा है। tan का होता है सेक स्क्वायर फाई 1, और फिर फाई 1 का करेंगे तो हो जाएगा d फाई 1 बाई DL। DL भेज दीजिए इधर, तो DL इक्वल टू R सेक स्क्वायर फाई 1
D∅1, इसको समीकरण 4 दे देते हैं। ये समीकरण कितना हो गया? 4। अब समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 2 से, 3 से और 4 से मानों को रखा जाएगा। तो dl का मान समीकरण 4 से रख देंगे, r का मान समीकरण 3 से, और साइन थीटा का मान समीकरण 2 से। इन सब मानों को जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमको मिलेगा इस छोटे से खंड dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, और उसके बाद उसका समाकलन करेंगे φ1 से कहाँ तक? φ2 तक। φ1 से φ2 तक, ध्यान देना, φ1 से φ2 तक। तो φ1 से जब φ2 तक समाकलन करेंगे तो पूरा लंबाई कवर हो जाएगा। तो पूरा लंबाई कवर हो जाएगा, तो पूरे लंबाई के कारण क्या निकल जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो पहले क्या करो कि चित्र पहले बना दो। देखिए, लिखा जाएगा समीकरण 1 में समीकरण 2, 3 तथा 4 से मान रखने पर, 4 से मान रखने पर समीकरण 2 क्या था? dB = μ0/4 पाई I dl साइन थीटा बटा r स्क्वायर, यही ना था? इन्हीं का मान रखना है। तो I तो ठीक है, dl का मान रखिए। देखिए कहाँ से? r सेक स्क्वायर φ1 d∅1, और तब साइन थीटा का मान रखाएगा, दोनों को मिटा देते हैं। और dl का मान रखते हैं r सेक स्क्वायर φ1 इंटू d∅1। ये किसका मान है अभी? dl का। उसके बाद इसमें अभी साइन थीटा का मान रखना है, तो साइन थीटा बराबर cos φ1। इतना ठीक है? मिटा दे इसको। अब r का मान रखाएगा r/cos φ1, तो ये हो जाएगा r/cos φ1, उसका स्क्वायर भी तो है, तो ये सब मान रखा गया। उसके बाद से देखिए कुछ कटने वाला इसमें दिख रहा है। dB = μ0/4 पाई I r, देखिए सेक स्क्वायर φ1 इंटू cos φ1 इंटू d∅1 बटा, ये तो r स्क्वायर हो ही जाएगा, r स्क्वायर होगा। और नीचे cos φ1 है, इसका भी तो स्क्वायर होगा, तो cos यहीं पर ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर हो जाएगा। अरे 1/cos सेक होता है ना, तो 1/cos, यहाँ 1 यहाँ पर cos, तो 1/cos सेक हो जाएगा। स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर फाई, तो ये सेक स्क्वायर फाई से पूरा कट गया, और एक आर से इसमें का एक आर कट गया। क्या बचा? देखिए क्या बच रहा है? बच रहा है dB = μ0/4 पाई, μ0/4 पाई, और क्या बच रहा है? I cos φ1 d∅1, I cos φ1 d∅1 बटा कैपिटल R। अब इस चित्र को मिटाएंगे हम लोग। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमको निकालना है इस पूरे लंबाई के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके लिए इसका समाकलन करना पड़ेगा, और समाकलन ध्यान देना हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो ये होगा φ1 से φ2 तक। लेकिन ध्यान देना कि ये लंब न था, तो लंब के जो नीचे का कोण ये देखिए ऐसे गया है, ऐसे गया है ना, ये कहाँ गया है? ऊपर। यहाँ से दो भाग में देखिए, नीचे और फिर यहाँ से ऊपर, तो दोनों का दिशा देख रहे हैं उल्टा है। एक ऊपर की तरफ जा रहा है, कहाँ रहा है? नीचे की तरफ। तो एक कोण को माइनस में ले लेंगे और एक कोण को प्लस में, क्योंकि दिशा देखिए आप यहाँ से पहले ऐसे आ रहे हैं और फिर यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, देख रहे हैं। तो एक माइनस में लिया जाएगा और एक किस में लिया जाएगा? प्लस में। तो φ1 को माइनस में ले लेते हैं और φ2 को, तो जब समाकलन करेंगे ना तो लिमिट लगेगा φ1 से कहाँ तक? φ2 तक। लेकिन चूंकि नीचे न है इसलिए माइनस φ1 से कहाँ तक जाएगा? φ2 तक। इसको मिटा देते हैं।
-φ1 से कहाँ तक जाएगा, φ2 तक। अब ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे अतः बिंदु, अतः संपूर्ण चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू कितना होगा, dB होगा, लेकिन लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगा, -φ1 से φ2 तक। तो लिमिट लगा दीजिए -φ1 से कहाँ तक, और मान रख दीजिए μ0/4 पाई I cos φ1 d∅1 बटा r। इतना ठीक है। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देते हैं, तो B इक्वल टू μ0/4 पाई I बटे r, I बटे कांस्टेंट है, तो -φ1 से लिमिट हो जाएगा φ2 तक, cos φ1 इंटू d∅1, समझे। और सूत्र होता है cos का समाकलन होता है साइन। cos का समाकलन क्या होता है, साइन का अवकलन पढ़े हैं, साइन का अवकलन cos होता है, तो cos का समाकलन क्या होता है, cos का समाकलन साइन होता है, माइनस में नहीं होता है। cos का समाकलन क्या होता है, साइन। cos का समाकलन साइन, समाकलन है, अवकलन नहीं है। तो फार्मूला याद रखिएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं cos x dx इक्वल टू साइन x, यही सूत्र है। तो यहाँ पर x के बदले में क्या है, φ1 है ना, तो b इक्वल टू μ0/4 पाई I बटे, यहाँ पर साइन φ1, cos का समाकलन साइन होता है, x के बदले में कौन है, φ1, देख लो, x के बदले में कौन है, φ1, तो निकलेगा भी φ1, और लिमिट लगेगा -φ1 से φ2 तक। तो एक बार अपर लिमिट रखा था और एक बार लोअर लिमिट, तो b इक्वल टू μ0/4 पाई I बटे r, और साइन एक बार φ2 रखाएगा, साइन φ2, अब माइनस होता है, क्या होता है, माइनस साइन -φ1, φ1 के बदले में क्या होगा, तो इसमें का माइनस निकल जाएगा बाहर, तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन φ1। तो ये हो गया b इक्वल टू μ0/4 पाई, थोड़ा आगे कर लीजिए, साइन φ1 प्लस साइन φ2, थोड़ा छूट रहा है यहाँ पर, b इक्वल टू μ0/4 पाई I बटे r। ये जो निकला है ना, यही हम लोगों का सूत्र है, b इक्वल टू μ0/4 पाई I बटे r साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये निकला है किसके लिए, रिजु रेखीय धारावाही चालक के कारण, हाँ, r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। देखिए r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, इतना लिखिए, फिर आगे देखते हैं, सीधा एकदम हो। हो गया, चलो अब देखो यहाँ पर फार्मूला हम लोग क्या निकाल दिए, हम लोग निकाले हैं b इक्वल टू μ0/4 पाई I बटा r साइन φ1 प्लस साइन φ2, यही ना पढ़े हैं। ये हम लोग फार्मूला निकाल दिए रिजु रेखीय, जो कि परिमित लंबाई का है। तो परिमित लंबाई के रिजु रेखीय धारावाही तार के कारण, चाहे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसका थोड़ा सा एक बार और चित्र बनाते हैं। देखिए, तो ये आपका चालक तार क्या था, AB था, और इधर एक बिंदु P था, तो P से हमने सीधा लंब डाल दिया था ना, ये बिंदु क्या था, C, और ये यहाँ पर कोण बनाया था φ2, ये जो कोण बना था φ1। अब थोड़ा सोचो, दिमाग लगा करके, थोड़ा दिमाग लगा कर सोचो कि अगर ये जो बिंदु P है वो ठीक B के सामने आ जाता,
ध्यान देना, बिंदु P ठीक किसके सामने आ जाता? बी के सामने। बिंदु P आ जाता एकदम B के सामने। यहाँ पर अगर आ जाता तो ये जब मिलाते तो जो लंब आप R देख रहे थे वही लंब ये R होता, R होता ना। लेकिन ये जब मिलाते ना तो इसी लाइन पे चढ़ जाता, वो भी नहीं समझ रहे हैं। अरे लंब यहाँ डाले हैं तब ना ये बनाए हैं ऐसे, तो कोण हमारा फाई 1 हुआ है। अगर इसको उठा के सीधे यहाँ पर B के सामने कर दें तो लंब हमारा R तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ दोनों सिरों को भी तो मिलाना है। तो ये लंब डाल दिए और फिर इसके सिरों को मिला रहे हैं, एक यहाँ से मिलाए और एक यहाँ से मिलाए। तो ये जो कोण दिख रहा है फाई 1 तो जीरो हो जाएगा। फाई 1 क्या हो जाएगा? जीरो। तो अगर ये जीरो हो गया, ये कितना हो गया? जीरो। अचालक तार की लंबाई हमारा ज़्यादा है ही, तो ये बताइए जितना ही ज़्यादा लंबाई होगा तो ये कोण हमारा बढ़ेगा ना है। जितना लंबा होता जाएगा ये कोण क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। कोण यहाँ से बढ़ेगा ना। तो जब हमारा फाई 1, ध्यान देना, यदि फाई 1 हमारा जीरो हो जाए, फाई 1 क्या हो जाए? तो ये जीरो जानते हैं कब होगा? जब ये कहाँ चलाएगा? यहाँ पर सामने चलाएगा तो जीरो हो जाएगा। ये थोड़ा सा कोण ऐसे हो जाएगा तो कोण का मान क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। लंबाई बढ़ जाएगा तो कोण का मान और क्या होगा? बढ़ेगा। तो जब जीरो होता है ना तो जो फाई 2 होता है उसको ये माना जाता है कि लगभग किसके बराबर हो गया? वो 90 के बराबर। क्योंकि अब इतना ही बड़ा तार थोड़ी रहेगा, तार तो बड़ा रहेगा। तो जितना ही तार बड़ा रहेगा ये जो कोण बनेगा उतना ही क्या बनेगा? ज़्यादा बनेगा। तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो ये कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। एक कितना हो जाएगा? जीरो। तो उस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई I बटे R साइन जीरो प्लस साइन 90। तो साइन जीरो का मान जीरो, साइन 90 का मान 1 और 1 प्लस जीरो, ये 1 हो गया, जीरो हो गया। 1 प्लस जीरो 1 से गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बटे R। ये एक फार्मूला निकल गया। कब? अगर ये बिंदु P एक सिरे पर आ जाए, माने सिरे पर का मतलब क्या है? बिंदु B के सिरे पर आ जाए, चाहे बिंदु A के सिरे पर चल जाए। अगर मान लीजिए कि नीचे आ रहा है तो फाई 1 जीरो हो रहा है, ऊपर जाता तो फाई 2 जीरो होता, तब फाई 1 90 हो जाता। फाई 1 जीरो तो फाई 2 90, और फाई 2 अगर जीरो तो फाई 1 90। तो ये साइन जीरो प्लस साइन 90 है, और तब बाद में मिलता साइन 90 प्लस साइन जीरो। तो बात एक ही है। दूसरा समझिए, दूसरा चीज़ है कि यदि तार अनंत लंबाई का हो, अनंत लंबाई का हो, अनंत लंबाई का हो, तार हमारा अनंत लंबाई का हो जाएगा, तो बताइए है तो और ऊपर जाने लगेगा ना। तो जाने लगने का मतलब क्या है? ये कोण धीरे धीरे बढ़ेगा, अब बढ़ते बढ़ते कितना? 90। ये अनंत लंबाई के चल जाएगा ना, तो बढ़ते बढ़ते एकदम कैसे हो जाएंगे? सीधा हो जाएंगे। ये कहाँ गया? अनंत लंबाई। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे ही बढ़ेगा ना। जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे क्या होगा? ये बढ़ेगा। अब बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा? 90। ये जैसे नीचे आएगा तो कोण ही बढ़ेगा, देखिएगा बढ़ गया। और नीचे कीजिए, कोण हमारा बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हमारे चालक तार की लंबाई बढ़ेगी तो ये कोण भी हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। अब बढ़ के हाईएस्ट कहाँ तक जाएगा? 90 तक। तो यदि तार की लंबाई क्या हो? अनंत हो, तो फाई 1 बराबर फाई 2 दोनों कितने हो जाएंगे? 90। और जैसे ही दोनों 90 हुए, देखिए जैसे ही दोनों 90 हुए चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। और B इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई I बटे R, I बटे R साइन 90 प्लस साइन 90। तो B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बटे R, I इंटू 2 कर देते हैं। साइन 90 1, साइन 90 1, अब 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 से इसको काट दीजिए, चाहे नहीं काटिए। B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बटे
इसका मान सीधा रखा जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान 10⁻⁻7, तो सीधा रख देंगे तो ये आपका निकल गया। और नहीं तो अगर काटना चाहते हैं तो b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई और i बटे r निकाल सकते हैं ना ऐसे। तो 2 कंडीशन ध्यान रखना है, इसको लिख लो और आगे कल पढ़ा जाएगा।